आज से करीब 4,500 साल पहले धरती पर एक ऐसा शहर था जो अपने समय से नहीं बल्कि हमारे समय से भी आगे लगता है, जहाँ सड़कें एक सीधी लाइन में बनी थी, घर एक तय डिजाइन के अनुसार था, हर घर में पानी की व्यवस्था और पूरे शहर में अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। इस शहर में ना कोई राजा का महल था, ना कोई भव्य मंदिर, ना कोई ऊंचे किले, फिर भी ये शहर पूरी तरह ऑर्गेनाइज था, जैसे किसी अदृश्य सिस्टम से चल रहा हो। लेकिन फिर भी इतना एडवांस, इतना परफेक्ट शहर एक दिन बिना शोर किए गायब हो गया। ना कोई आखिरी लिखित रिकॉर्ड, ना किसी युद्ध के निशान, ना कोई मास डिस्ट्रक्शन। तो सवाल ये नहीं है मोहनजोदाड़ो कितना मॉडर्न था, सवाल ये है इतना मॉडर्न शहर आखिर मरा कैसे? क्या नेचर ने इसे निगल लिया या फिर इंसान ही इसे छोड़कर चला गया? ये कहानी है एक ऐसे शहर की जो इतिहास में नहीं हारा, बस चुपचाप खो गया। 7th सेंचुरी में जब पंजाब प्रांत में लोग मिट्टी खोद रहे थे, तभी उनकी नजर पड़ी बनी बनाई ईंटों पे। वो लोग इसे भगवान का चमत्कार मान बैठे और इन्हें अपने घर बनाने में इस्तेमाल करने लगे। समय बीता और 1826 में चार्ल्स मैन ने पहली बार एडवांस सिविलाइजेशन की खोज की। फिर 1856 में एलेक्जेंडर गनिंघम ने इस क्षेत्र का सर्वे किया। उसी साल कराची से लाहौर रेलवे लाइन बनाते समय बार्टन ब्रदर्स ने हड़प्पा स्थान की जानकारी सरकार तक पहुंचाई। इसके बाद 1861 में इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट इस्टेब्लिशमेंट की गई और फिर 1902 में लॉर्ड कर्जन ने जॉन मार्श को डायरेक्टर जनरल बनाया। 1912 में जे फिल को यहाँ कुछ एंटीक कॉइन मिले और उन्हीं के बेसिस पर उन्होंने इस सिविलाइजेशन पर एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल लिखा। और उस समय किसे अंदाजा था कि ये छोटे छोटे अवलेस हजारों साल पुरानी एक महान सिविलाइजेशन की गहरी कहानी बताएंगे, जिसे इतिहास ने अब तक भुला रखा था। और फिर आया 1921 जब इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे के एक यंग ऑफिसर राखल बनर्जी ने पहली बार इस इलाके में साइंटिफिक तरीके से प्रॉपर खुदाई शुरू की। ये काम हो रहा था डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल के डायरेक्शन में। शुरुआत में ये सिर्फ एक किला था, मिट्टी, पत्थर और कुछ पुरानी ईंटें। लेकिन जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ती गई, जमीन के नीचे से कुछ ऐसा निकलने लगा जिससे पूरी दुनिया को हिला दिया। 1922 तक बनर्जी की टीम को समझ में आ गया था कि ये कोई नॉर्मल साइट नहीं, ये एक पूरा प्लान सिटी था। सीधी सड़कें, पक्के घर, ड्रेनेज सिस्टम और हजारों सालों की एडवांस प्लानिंग। उन्हें उस वक्त भी शायद पूरी तरह एहसास नहीं था, लेकिन वो हिस्ट्री का एक भूला हुआ शहर बाहर निकाल चुके थे। मोहनजोदड़ो कोई आम शहर नहीं था, अपने समय की एक पूरी तरह प्लान सिटी थी। इस शहर का डिजाइन चौकोर इमारतों और सीधी गलियों पर आधारित था। मतलब यहाँ घर ऐसे नहीं बने थे जैसे जहाँ जगह मिली बना लिया, बल्कि एक सोच, एक डिजाइन के साथ बनाए गए थे। ज्यादातर इमारतें बनी थी पक्की ईंटों और गारों से, जो उस दौर में एक एडवांस टेक्नोलॉजी मानी जाती थी। कुछ घरों में धूप सुखाई गई, मिट्टी की ईंटें भी इस्तेमाल हुई और कई जगह लकड़ी के ढांचे भी मिले। मोहनजोदाड़ो का कुल क्षेत्रफल लगभग 3000 हेक्टेयर में था, यानी ये सिर्फ एक कस्बा नहीं बल्कि एक पूरा बड़ा शहर था। ऑक्सफोर्ड हेड बुक ऑफ सिटी इन वर्ल्ड हिस्ट्री के अनुसार यहाँ की आबादी लगभग 40,000 तक रही होगी, और ये तो बस एक अनुमान है, असल संख्या शायद इससे भी ज्यादा रही हो। मोहनजोदाड़ो का विशाल आकार और उसमें मौजूद पब्लिक बिल्डिंग और सुविधाएं ये साफ संकेत देती हैं कि ये कोई साधारण शहर नहीं था, बल्कि एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी थी। ये शहर दो हिस्सों में बटा हुआ था, गढ़ और निचला शहर। गढ़ यानी शहर का सबसे ऊंचा हिस्सा, लगभग 12 मीटर ऊंचा एक किला था जो मिट्टी की ईंटों से बनाया गया। यहीं पे मौजूद था एक विशाल पब्लिक बाथ, जिसे आज हम ग्रेट बाथ के नाम से जानते हैं। इसके अलावा यहाँ एक बहुत बड़ी रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर भी थी, जिसमें करीब 5000 लोग रह सकते थे। गढ़ में 2 बड़े सभा भवन भी थे, जहां शायद लोग प्रशासनिक फैसले लिए जाते थे। यहाँ धार्मिक और सामाजिक आयोजन होते थे। मोहनजोदड़ो सिर्फ एक प्लान सिटी नहीं थी, ये एक फुल फंक्शनल अर्बन सिटी थी। इस शहर के बीच में एक सेंटर बाजार मौजूद था, जहां शायद रोजमर्रा की जरूरतों का सामान मिलता था और लोग आपस में व्यापार करते थे। इसी बाजार के पास था एक बहुत बड़ा कुआं, जो पूरे इलाके के लिए मुख्य जल स्रोत माना जाता था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सिर्फ एक कुआं नहीं, कई घरों के पास अपने छोटे कुएं भी थे, ताकि हर परिवार को पानी आसानी से मिल सके। और सबसे एडवांस चीज थी इनका ड्रेनेज सिस्टम। घरों से निकलने वाला गंदा पानी सीधी सड़कों के किनारे बनी ढकी हुई नालियों में जाता था, जो पूरे शहर में एक नेटवर्क की तरह फैली थी। मोहनजोदाड़ो कुछ घर सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, बल्कि उस समय की लग्जरी लाइफ के संकेत देते हैं। खास तौर पर प्रतिष्ठित लोगों के घरों में नहाने के लिए अलग कमरे बने हुए थे, यानी उस दौर में भी एक पर्सनल बाथरूम का कॉन्सेप्ट मौजूद था। एक इमारत में तो भूमिगत भट्टी मिली, जिसे आज हम हाइपोकास्ट सिस्टम कहते हैं। माना जाता है कि इसका इस्तेमाल गर्म पानी से नहाने के लिए होता था, जो उस समय के हिसाब से एक बेहद एडवांस सुविधा थी। ज्यादातर घरों में बीच में एक भीतरी आंगन भी होता था, जहाँ से हवा और रोशनी अंदर आती थी। इन घरों के दरवाजे सीधे गलियों की ओर खुलते थे, जिससे पूरा शहर खुला और कनेक्टेड महसूस होता था। और हैरानी की बात यह है कि कुछ इमारतें 2 मंजिल
दलील भी थी जो दिखाता है कि ये सभ्यता वास्तुकला में अपने समय से बहुत आगे थी। 1950 में जब मोहनजोदाड़ो की खुदाई एक नए स्तर पर पहुंची, तब मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट सर मोर्टिमर विल ने यहाँ एक बेहद विशाल इमारत की पहचान की। उन्होंने इसे महान अन्न भंडार यानी ग्रेट गैरी के रूप में समझा। इस इमारत की बनावट काफी अनोखी थी। इसके अंदर बड़े बड़े लकड़ी के ढांचे मिले और दीवारों के बीच ऐसे विभाजन थे जो अनाज रखने वाले कमरों जैसे दिखाई देते थे। यहाँ तक कि कुछ जगहों पे हवा के लिए खास नलियां भी बनाई गई ताकि अनाज सूखा रहे और सुरक्षित रहे। विल का मानना था कि ग्रामीण इलाकों से बैलगाड़ियों के जरिए अनाज लाया जाता था और सीधे इन्हें कमरों में उतारा जाता था। लेकिन बाद में एक और आर्कियोलॉजिस्ट जोनाथन मार्क के नोयर ने इस इमारत में अनाज के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं पाए। उनके अनुसार महान अन्न भंडार कहना शायद सही नहीं, बल्कि इसे एक अनिश्चित उपयोग वाला महान हॉल कहना ज्यादा उचित होगा। इसी इमारत के पास मौजूद है मोहनजोदाड़ो की सबसे आइकॉनिक जगह थी ग्रेट बाथ। ये एक बड़ा पब्लिक पानी का कुंड था जहाँ लोग सीढ़ियों से उतरकर नहाते थे। इस कुंड को पक्की ईंटों से बनाया गया था और ऊपर से बिटुमल की परत चढ़ाई गई ताकि पानी बाहर न आए। ये करीब 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2 मीटर से ज्यादा गहरा था। माना जाता है कि इसका इस्तेमाल धार्मिक शुद्धि और सामाजिक रीति रिवाजों के लिए होता था। इसके अलावा यहाँ एक स्तंभ वाला हॉल भी मिला जिसे किसी तरह का सभा भवन माना जाता है और एक विशाल इमारत थी जिसे कॉलेज हॉल कहा गया। करीब 78 कमरे का परिसर जिसे शायद पुरोहित या विद्वानों का निवास माना जाता है। यानी मोहनजोदाड़ो सिर्फ घरों का शहर नहीं था, बल्कि एक ऐसा केंद्र था जहाँ प्रशासन, धर्म और समाज तीनों एक साथ जुड़े हुए थे। एक और हैरान करने वाली बात की मोहनजोदाड़ो के चारों तरफ कोई लगातार शहर की दीवार नहीं थी। हालांकि मुख्य बस्ती के पश्चिम में कुछ पहरेदार मीनारों की जरूरत थी और दक्षिण दिशा में रक्षात्मक किलीबंदी की निशान मिलते हैं। जब इसकी तुलना हड़प्पा जैसे दूसरे बड़े सिंधु घाटी के शहरों से की गई तो पता चला दोनों की स्थापना संरचना काफी हद तक एक जैसी थी। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें कोई भी शहर भारी किलों से घिरा हुआ नहीं था जैसा हम मिस्र या मेसोपोटामिया में। इसी आधार पे विद्वानों का मानना है कि मोहनजोदाड़ो शायद एक प्रशासनिक केंद्र था जहां पूरे क्षेत्र का किसी न किसी तरह संचालन होता था। हालांकि उस प्रशासन की असली सीमाएं और सिस्टम आज तक पूरी तरह साफ नहीं है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतना विकसित शहर होने के बावजूद मोहनजोदाड़ो में कोई भव्य मंदिर या महल या कोई विशाल स्मारक नहीं मिला। यहाँ हमें किसी राजा या रानी का कोई प्रमाण भी नहीं मिला और न ही कोई ऐसा केंद्रीय भवन जो एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट पावर दिखाए। इसका मतलब यह है यहाँ सभ्यता शायद पावर से नहीं बल्कि सिस्टम से चलती थी, जहाँ सादगी, व्यवस्था और स्वच्छता सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। यहाँ मिले मिट्टी के बर्तन, तांबे और पत्थर के औजार लगभग एक जैसे स्टैंडर्ड के थे जो मास प्रोडक्शन की ओर इशारा करते हैं। यानी चीजें रैंडम नहीं थी, सब कुछ एक प्लान के तहत बना मोहनजोदाड़ो था। मोहरों और बांट बताते हैं कि यहाँ ट्रेड एक स्ट्रिक्ट सिस्टम से चलता था जहाँ नाप-तोल और लेन देन पूरी तरह कंट्रोल था। और शहर की असली रिचनेस दिखती है हाथी के दांत, लेपिस और सोने के मोतियों जैसी कलाकृति में, साथ ही उन मजबूत पक्की ईंटों में जिससे पूरा शहर बनाया गया। एक ऐसा शहर जहाँ 40,000 से ज्यादा लोग रहते थे, जहाँ की सड़कें आज से 4,500 साल पहले सीधी, साफ और योजनाबद्ध थी, जहाँ घरों में ड्रेनेज सिस्टम था, पब्लिक बाथ था, ट्रेस सिस्टम था। और फिर ये शहर अचानक इतिहास से गायब हो गया। ना कोई राजा का नाम, ना कोई लिखित रिकॉर्ड, ना कोई महायुद्ध की कहानी। तो सवाल ये है, मोहनजोदाड़ो के साथ आखिर क्या हुआ? सबसे पहली और सबसे स्ट्रॉन्ग थ्योरी है बाढ़। आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई में पता चला शहर के नीचे कम से कम 7 अलग अलग फुट लेयर है। मतलब ये शहर बार बार सिंधु नदी की बाढ़ में डूबा और हर बार लोग इसे फिर से ऊपर बना देते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब बाढ़ इतनी ज्यादा हो गई शहर को बचाना संभव नहीं था। नदी का रास्ता बदल गया, पानी का लेवल अनिश्चित हो गया और पूरा सिस्टम कोलैप्स होने लगा। दूसरी थ्योरी क्लाइमेट चेंज। हजारों साल पहले भी क्लाइमेट चेंज हुआ था। मानसून धीरे धीरे कमजोर हुआ, बारिश कम होने लगी, खेती प्रभावित हुई। जब खेती गई तो पूरा सिस्टम टूट गया। तीसरी बड़ी वजह थी ट्रेड कोलैप्स। मोहनजोदाड़ो का ट्रेड मेसोपोटामिया यानी आज के इराक का था, लेकिन जब समुद्री रूट्स बदले और दूसरे सिविलाइजेशन उभरने लगे तो ये इंटरनेशनल ट्रेड धीरे धीरे खत्म हो गया। इकोनॉमी कमजोर हुई और लोग शहर छोड़कर छोटे छोटे गाँव में बसने लगे। एक और फेमस थ्योरी आई, आर्यन इन्वर्जन थ्योरी। कहा गया कि आर्यन आए और उन्होंने इस सिविलाइजेशन को नष्ट किया। लेकिन मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट साफ कहती हैं कोई मास ग्रेव्स नहीं, कोई वेपन नहीं, कोई वार के सबूत नहीं। मतलब ये थ्योरी लगभग रिजेक्ट हो चुकी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, मोहनजोदाड़ो एक दिन में नहीं मरा। ये कोई अचानक डिजास्टर नहीं था, ये एक स्लो डे थी। लोग धीरे धीरे निकलते गए, पहले व्यापारी, फिर किसान, फिर आम आदमी। शहर खड़ा था लेकिन खाली होता जा रहा था। घर थे, सड़कें थी, नालियां थी, पर लोग नहीं थे। और
यही से सबसे हॉन्टिंग बात, इतना एडवांस शहर, इतना ऑर्गेनाइज सिस्टम, इतना मॉडर्न प्लानिंग, फिर भी ये सिविलाइजेशन इतिहास में शोर बन के गायब हो गया। आज मोहनजोदाड़ो हमें सिखाता है कि टेक्नोलॉजी, प्लानिंग और सिस्टम कभी भी परमानेंट नहीं होते। अगर इन्वायरमेंट, वेदर और इकोनॉमी साथ न दे तो सबसे एडवांस सिविलाइजेशन भी धीरे धीरे मिट सकता है।